एक्टिव होनी चाहिए, यानी कि एक्टिव जिसका कोशिका होता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री को देखिए, 70 साल की उम्र में भी चेहरा चमक रहा है हमारे आपसे ज़्यादा। पहले देखोगे तो हम लोग जैसे ही थोड़े से सांवले थे, लेकिन आज सुंदर लगते हैं। और दूसरा होता है नॉलेज। दो चीजें अगर आपके पास है तो आपके पास सुंदरता झलकती रहेगी, बाकी और सारी चीजें मिथ्या है। आओ कैबिनेट मिशन की बातें कर रहे हैं। कैबिनेट मिशन क्या है, भारत में क्यों आया, इसका उद्देश्य क्या है, कब आया, इसकी चर्चा हो चुकी थी। इसी को चर्चा को ध्यान में रखते हुए कुछ पूछ लिया जाए। बताओ, चलो तुमसे पूछे पीछे बताओ। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? कोई बोलेगा नहीं, जो बोलेगा पूरा पूछेंगे उससे। 3। कौन कौन? जो बैठ जाओ, तुम बताओ कौन कौन से? तुम नहीं आई तो जो खड़ी हो जाए तो पूछे ना। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? चलो क्रिप्स मिशन पढ़ी हो ना, वही बताओ। भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ी, चलो वही बता दो। बताओ, इतना ऑप्शन कोई देता है टीचर? तुम बताओ कौन कौन सदस्य थे? उस दिन तुम भी नहीं क्लास ली थी। जो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था ये बताओ। भारत छोड़ो आंदोलन से पहले कार्यकारी समिति की मीटिंग कहाँ पे हुई थी? उनकी कार्य समितियों की मीटिंग हुआ था, बैठक हुई थी बंबई में। हाँ, वो अधिवेशन हुआ था, बैठक हुई थी। चलो वही बताओ, बताओ उसे एक बार। अच्छा, बंबई में कहाँ हुआ? ग्वालियर। ग्वालियर मध्य प्रदेश में है पागल। ग्वालियर टाइम है, ग्वालियर टाइम बैठ जाओ तुम लोग। अब कहोगे कि नहीं सर लड़कियों के साथ जाति होता, जाति नहीं होता, थोड़ा पढ़ना चालू करो। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य? 3 कौन बताएगा नाम? तुम बताओगे? बताओ बताओ। हाँ, बहुत सही। तुम बताओ कौन अध्यक्ष था? अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। कई बार, एक बार नहीं, कई बार पीसीएस, लोअर पीसीएस, आईएएस तक में पूछ दिया गया है क्वेश्चन ये। कैबिनेट मिशन किसकी अध्यक्षता में भारत आया था, या किसके नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया था, या किस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? सीधे क्वेश्चन, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। और 3 ही सदस्य थे, बट कौन कौन से? पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड और एबी अलेक्स। बहुत सही। लास्ट में आप बता दो कि स्टैफोर्ड क्रिप्स क्या थे तत्कालीन समय में? ये कुछ किसी पद पे थे? बताओ, चश्मे बता दो। व्यापार बोर्ड के क्या थे? अध्यक्ष थे। बढ़िया। ये थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। कैमरा मत देखो, तुम इधर कहाँ? भारत
बढ़िया। भारत के तत्कालीन क्या थे? तत्कालीन भारत के क्या थे? भारत सचिव थे। हाँ, ये कैबिनेट मिशन के क्या थे? अध्यक्ष थे, ये अलग बात है। लेकिन उस समय किस पद पे थे? भारत के सचिव थे। ठीक। अब एबी अलेक्जेंडर के बारे में कौन बताएगा? उठा ठीक भाग देंगे बाहर, पढ़ती हो बस पता ही नहीं है। तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछा तक, आज पूछा हो तो उसका मतलब बताना पड़ेगा ना। जानती हो कभी क्वेश्चन पूछा हो तुमसे? नहीं ना, आज पूछा बताया करो जब क्वेश्चन पूछा करो तो, नहीं तो फिर तुमको उधर चले जाओ। चलो, एबी अलेक्जेंडर उसमें क्या थे? नौसेना मंत्री थे। इन्हीं 3 सदस्यों का एक संगठन या एक समिति का या एक मिशन का गठन किया गया और उसे कैबिनेट मिशन के नाम से भारत भेजा गया। अगला क्वेश्चन ये पूछता है, इन सबों से 2-3 प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे। क्या मिलान करने के लिए देगा? कौन क्या था, किसकी अध्यक्षता में, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य कैबिनेट मिशन में शामिल? इन 3 सदस्यों को छोड़ा कर बाकी जो चौथा कोई भी नाम दे देगा वो शामिल नहीं था। फिर पूछेगा क्या कि कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? मोबाइल में फोटो खींची हो गया 24 मार्च, तुमको नहीं इधर मेरी निगाह हर जगह रखती है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहाँ पहुंचा? भारत पहुंचा। और 24 मार्च 1946 को जब भारत पहुंचा तो भारत में कहाँ पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। और यहाँ पे सभी दलों से इसने बातचीत स्टार्ट करना चालू किया, बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े पार्टी के प्रमुखों से। तो बताओ कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा था? कैबिनेट मिशन से वार्तालाप के लिए कांग्रेस की तरफ से वार्तालाप के लिए बेटा उसी दिन बताया क्या? अच्छा ये बताओ कि कैबिनेट मिशन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन? बोलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाला कौन था व्यक्ति? मनमोहन सिंह। वाह बेटा, वाह वाह। तब मनमोहन सिंह साल पैदा होता हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाला व्यक्ति कौन था? 1940 से 1945 तक बताए थे। चलो अच्छा हो। कैबिनेट मिशन बहुत सही। तो कांग्रेस की तरफ से 2 व्यक्ति गए। कौन? कांग्रेस की तरफ से 2 व्यक्ति गए वार्तालाप करने के लिए। किससे वार्तालाप करने के लिए? कैबिनेट मिशन से वार्तालाप करने के लिए कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधित्व के रूप में गए। कौन? जवाहरलाल और दूसरे थे मौलाना अबुल कलाम। यही 2 लोग थे जो कांग्रेस की तरफ से बात कर रहे। पूरी कांग्रेस थोड़ी जाएगी। उस दिन बताया था कि पूरी कांग्रेस तो जाएगी नहीं, तो जाएगा कौन? 2 लोग को भेजा गया कि जाओ बातचीत करो। कैबिनेट मिशन का पूर्ण रूप से समर्थन करने वाला या कैबिनेट मिशन को स्वीकार करने वाला व्यक्ति कौन था? गांधी जी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है।
कि गांधी जी कैबिनेट मिशन को तुरंत स्वीकार कर लिया, पूर्णतः रूप से स्वीकार कर लिया, कह लिया कि ठीक है। बाकी और लोगों ने लिख लिया जाए इसके बारे में, पढ़ा दिए थे उसमें। फिर कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? और कैबिनेट मिशन का उद्देश्य दो था, एक संविधान का निर्माण करना या संविधान सभा का निर्माण करना, और दूसरा था क्या? अंतरिम सरकार। अंतिम नहीं, अंतरिम मतलब कि अस्थायी रूप से लगभग अंतरिम सरकार का निर्माण करना। दो उद्देश्य थे, एक संविधान सभा का निर्माण करना और चलो लिख लिया जाए कैबिनेट मिशन। हेडिंग रखो कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन पूरा डिटेल में लिखवा लीजिए। हेडिंग डाल दिए ना, देखो जुलाई 1945 में, जुलाई 1945 में, जुलाई 1945 में क्लीमेंट इटली ब्रिटिश सरकार में प्रधानमंत्री बने। मैंने बताया था कि उस समय चुनाव हुआ था 1945 में। 1945 में चुनाव हुआ था, लेबर पार्टी ने कहा था अगर हमारी सत्ता या हमारी पार्टी जीतकर सत्ता में आई तो मैं भारत को आज़ाद करने के लिए, भारत के संविधान के लिए बातें या उस पर आगे पहल की जाएगी। तो क्लीमेंट इटली जुलाई 1945 में क्या हुए, जीत कर वापस आए और इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ, इन्हीं ये प्रधानमंत्री बने और इनकी सरकार बनी। नहीं सर, अब ये जब आए तो इन्होंने वादा किया था कि हम ऐसा काम करेंगे। फिर 1 फरवरी 1946 ईस्वी को नौसेना में यानी नेवी में क्या हो गया, विद्रोह हो गया। तो लिख लो 1 फरवरी 1946 ईस्वी को, 1 फरवरी 1946 ईस्वी को नौसेना में विद्रोह होने के उपरांत, नौसेना में विद्रोह होने के उपरांत मार्च 1946 ईस्वी में इटली के द्वारा कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। इटली के द्वारा कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। हो गया। अब आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, कैबिनेट मिशन के समय ब्रिटिश सरकार का प्रधानमंत्री कौन था, या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है क्या कि भारत जब स्वतंत्र हुआ या भारत का स्वतंत्र होने के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था? इटली, क्लीमेंट इटली। तो आगे लिखा जाए 24 मार्च 1946 ईस्वी को, 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। भारत के बगल में क्या लिख दो ब्रैकेट में, दिल्ली।
भारत पहुंचा। देखो कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य शामिल थे। कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य शामिल थे। गाल पे हाथ मत रखो, गाल से हाथ हटा लो सभी लोग। गाल पे हाथ रखने का मतलब कि आपका कंसंट्रेशन पावर सही नहीं है। इसमें कुल 3 सदस्य शामिल थे। लिखो, पैट्रिक लॉरेंस, ये क्या थे? अध्यक्ष। लिखो अध्यक्ष, नहीं उस समय इसके कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे ना, तो ब्रैकेट में अध्यक्ष लिख लेना। पैट्रिक लॉरेंस हो गया। अगला कौन सा? स्टैनफोर्ड क्रिप्स और तीसरा ए बी अलेक्जेंडर। हो गया। तत्कालीन समय में देखो, तत्कालीन समय में पैट्रिक लॉरेंस भारत के सचिव स्टैनफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा ए बी अलेक्जेंडर स्टैनफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा ए बी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। नौसेना मंत्री थे। तो अगला लेकर कैबिनेट मिशन का वार्ता बड़े नेताओं तथा दलों के साथ हुआ। दल मतलब पार्टी। कैबिनेट मिशन का वार्ता बड़े नेताओं तथा दलों के साथ हुआ। कांग्रेस के साथ हुआ, बड़े नेताओं तथा दलों के साथ हुआ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में वार्ता के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा अबुल कलाम आजाद थे। तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था वार्ता करने के लिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? जोर से बोलो। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य शामिल थे? कौन कौन से? पैट्रिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये 3 लोग शामिल थे। इनमें अध्यक्ष कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। ठीक हो गया। अब कांग्रेस के तरफ प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था वार्ता के लिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका उद्देश्य था, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना और दूसरा था अंतिम सरकार का गठन करना, यही ना? तो
इसको मिटा दें। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य पहला क्या, संविधान का निर्माण करना, और दूसरा क्या, अंतरिम सरकार का गठन करना, यही ना। तो ये हो गया और यहाँ पे ये हो गया। देखो क्या है कि संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान, मैंने कहा था कि रो में आके कुछ और ना बोलते हैं। संविधान सभा ने क्या किया? संविधान का निर्माण करने का कार्य किया। और संविधान सभा में उस समय 389 सीटों को शामिल करने की बात कही गई, यानी एक सीट पे एक सदस्य शामिल होंगे। एक सीट का मतलब एक सदस्य, 389 सीट का मतलब 389 सदस्य, और सदस्य महिला और पुरुष किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो 389 सदस्यों में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। कितनी थी? 15। महिलाओं की संख्या 15। ये था अलग मैटर। अब 389 में से 292 क्या? 292 ब्रिटिश प्रांत से। कहां से? ब्रिटिश प्रांत से, यानी जहां पर ब्रिटेन के जो लोग थे वो डायरेक्ट शासन करते थे, उसको क्या कहा जाता था? ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था। वो प्रांत जहां पर अंग्रेज सरकार डायरेक्ट रूल कर रही है, ऐसे प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य? 200। 4 थे मुख्य आयुक्त, यानी कि जहां पे कमिश्नरेट सिस्टम लागू था, ठीक है, जहां पे कमिश्नर रूल करते थे। कहां से? 4 मुख्य आयुक्तों से। और 93 कहां से? देसी रियासत से। देसी रियासत से कितने? 93। और तीनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 389 आएगा। जोड़ दोगे तो आएगा ना। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भारतीय संविधान सभा में कितने निर्वाचित सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने निर्वाचित सदस्य कितने थे? 200। देसी रियासत वाले राजा भेजेगा ना अपनी तरफ से, चुनाव थोड़ी करवाया गया। पूछ देगा कितने निर्वाचित सदस्य? 200। उस दिन बताया था, मैंने कहा था कि ध्यान से, कुल कितने सदस्य थे? कुल कितने निर्वाचित सदस्य थे? 296। और इन्हीं 200 इधर आओ। अब देखो ये 296 है, इसका पोस्टमार्टम कर लिया। उसका किसी जगह से निकलेंगे क्वेश्चन, कहीं और से नहीं निकलेगा। तो जब 296 निर्वाचित हैं, तो इन्हीं निर्वाचित में से कुछ कांग्रेस जीतेगी, कुछ मुस्लिम लीग जीतेगी, कुछ अन्य पार्टियां भी जीतेंगी कि नहीं? तो 208 कितने? 208 सीट कौन पाया? कांग्रेस जीत गई। और ये कितने पाए? मुस्लिम लीग 73। कितने पा गए? तो पूछेगा कि क्या संविधान सभा में कितने सदस्य कितने निर्वाचित मुस्लिम लीग के सदस्य? 73। कितने सदस्य? 73 मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो निर्वाचित होकर संविधान सभा में गए थे। कांग्रेस कितनी सीटें जीती थी? 208। और बच गए अन्य 15। ये थे अन्य दलों से, यानी छोटे मोटे दलों से और इंडिपेंडेंट। कुछ लोग निर्दलीय लड़ते हैं ना, निर्दलीय पार्टी से, उनमें से थे 8 और 7 कुछ जो छोटे मोटे पार्टियां थी उनमें से थे।
तो जोड़ लो, 5 3 8, 8 8 16 के 6 हाथ लगा, और 7 1 8, एक हासिल वाला 9, ये बच गया 2 लाख वाला। हो गया ना दोस्तों में, मतलब हमारा गुणागुणी सिर्फ सही आ रहा है। अब ये देखो 15 में से पहले 8 हटा दो। क्यों? क्योंकि 8 स्वतंत्र थे, स्वतंत्र मतलब निर्दलीय थे, ठीक है, इंडिपेंडेंट लड़े थे। तुम लोग पता है ना इंडिपेंडेंट का मतलब? हाँ, ये लड़के थोड़ा सा राजनीति में कम इंटरेस्ट लेती है ना, लड़के ना चाहते हुए भी इंटरेस्ट ले ही लेते। हाँ, तो कुछ चीजें हैं जो लड़कियां नहीं फालतू का उसमें उलझती हैं। तुम जीतो चाहे हारो, भाड़ में जाए, हमें तो अपना काम करना है। लड़के होते हैं कि चलो कोई कहीं नहीं तो प्रधानी में लपटी जाते हैं, चलो प्रधानी में चुनाव लड़वाओ। तो 15 सदस्यों में से एक सदस्य कहां से? एक बंगाल में पार्टी बनी थी, कौन? बंगाल में पार्टी 1925 वाला पंजाब की तरफ कृषक प्रजा पार्टी। कौन? कृषक प्रजा पार्टी। एक सीट, कितना देख रहे हो भोपाल? इतना इतनी ज्यादा बंगाल में हावी पार्टी कितने सीट जीतती है? एक सीट। और एक सीट जो तुम अभी लोग बोले पंजाब वाला पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, कितनी सीट जीती? बाहुबली है सब, देखो। इसीलिए चुनाव अलग मैटर करता है। और यूनियनिस्ट से नाम से 3 पार्टियां बनी थी। यूनियनिस्ट पार्टी तो मेन थी, एक थी यूनियनिस्ट, ये बार बार देखो मैं लिखूंगा, ऐसे ऐसे कर दूंगा, ठीक है, समझ जाए। यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी। कौन सी पार्टी? तो मुस्लिम जो हो गए तो मुस्लिम से शेड्यूल वाले कम है, कहेंगे हम भी एक पार्टी बनाएंगे, क्या? यूनियनिस्ट शेड्यूल फेडरेशन। कौन जीत गया? यूनियनिस्ट शेड्यूल फेडरेशन। और एक कौन जीतेगा फिर? अब तो शेड्यूल नहीं, फेडरेशन, ये यूनियनिस्ट शेड्यूल पार्टी थी। और फिर एक सीट जीती कौन? अब शेड्यूल। अभी तक यूनियनिस्ट चल रहा था, अब एक पार्टी थी, उसका क्या था नाम? शेड्यूल फेडरेशन। ये जीती। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, बच गए एक था सिख पार्टी। कौन सी पार्टी? ये पंजाब में थी। कहां पे थी? पंजाब में। तो इस सिख पार्टी में कितनी सीटें जीती? अब एक जीता कम्युनिस्ट पार्टी, इसका तो नाम सुना होगा, ये आज भी अपना रहता है कम्यू। तो कोई स्पेलिंग गलत होगा तो समझ लेना, अल्लाह ना करना सबका उड़ाए नहीं है, पर उड़ाए नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी, जो जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 15 हो गए ना। यही देखो पार्टियां थी, यही दल थे। जल्दी कोई बताएगा नहीं। पार्टी पूछ लिया, राज्य में पूछेगा सर, कौन से राज्य की है? यही नहीं पूछेगा, यही नहीं पूछेगा। देखो तुम पढ़ो, सब यहाँ पढ़ रहे हैं, हजारों लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन नाम वही कमा के जाएगा या तो जो बहुत अच्छा विद्यार्थी होगा, बहुत ही अच्छा विद्यार्थी होगा, या जो सिलेक्शन पा जाएगा, उसी को इतिहास में याद रखा जाएगा। बाकी यही प्रयागराज में लाखों लोग हर दूसरे तीसरे महीने साल में आते रहते हैं, लेकिन सिलेक्शन हजारों में लोग देते हैं ना, यही ना, 1000 2000 4000 ऐसे सिलेक्शन दे जाते हैं। तो इतिहास वो दर्ज करके जाते हैं। हम आप लोग क्या, या जो है अभी इतिहास की लाइन में खड़े हैं, आप लोग खड़े हैं, हम तो बाहर हो चुके हैं। अब हमारा कहाँ पे है कि अगर मैं बढ़िया अच्छा पढ़ाऊंगा तो फिर इतिहास में नाम दर्ज करूंगा टीचर के रूप में,
स्टूडेंट ग्रुप में तो वो अच्छे विद्यार्थी ग्रुप में था, लेकिन सिलेक्शन नहीं दे पाया था। कुल मिला के भैया क्या है, सक्सेस हो, अगर आप सक्सेस हो तो इंटेलिजेंट हो। समाज के नज़र में आप कब इंटेलिजेंट हो, जब आप सक्सेस हो। भले ही चपरासी का नौकरी पा गए हो, कोई दिक्कत नहीं, आप क्या हो, इंटेलिजेंट हो, आप सक्सेस आदमी हो। और जो सक्सेस नहीं है वो बेवकूफ़ों की श्रेणी में या असमझदारों की श्रेणी में आएगा। तो आप कौन सी श्रेणी में जाना चाहते हैं? अभी आपके पूरे मुट्ठी में आपका कैरियर है। तो संविधान सभा में कितने सदस्य, कुल कितने सदस्य? 389 सदस्य में महिलाओं की संख्या कितनी? अब कितने निर्वाचित सदस्य? 296 सदस्यों में निर्वाचित महिलाओं, मतलब महिलाओं की संख्या कितनी? अरे पागल, ये तो टोटल यहाँ 15 है ना, 389 में 15 है ना, यहाँ पे 12, कहाँ पे कितने? ठीक है, बट अभी मुस्लिम लीग अलग नहीं हुई है, मतलब पाकिस्तान का बंटवारा तो 12 सदस्य क्या है 296 में से। जब ये चले जाते हैं ना 296, जब वो चले जाते हैं, कौन चले जाता है? अपने भाई, अपने पर्दार। अरे पाकिस्तान बोल गए इतना जल्दी, तो बोलना मत। पाकिस्तान अपना पर्दार, अब पर्दारों से दुनिया परेशान रहती है। चाहे जहां भी हो, आप कहीं आप बोले मैं अम्बेडकर नगर का हूं, मैं बहुत राजा आदमी हूं, नहीं, पर्दार से परेशान हो गया। आपके पर्दार पड़ोसी आपको अच्छे से जीने नहीं देंगे, वो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर आपके पड़ोसी या आपके पर्दार अगर सही मिल गए तो आपकी दुनिया में तरक्की होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तरक्की में सबसे बड़ी बाधा कौन? पड़ोसी हो। आप मतलब कर्म कर रहे हैं, उसके बाद अगर बाधा है कोई, तो वो है पड़ोसी, वो डिस्टर्ब करते रहते हैं। वो आपके घर की बातें भी आपको जो नहीं पता, मम्मी पापा नहीं चाहते कि आपको पता चले कि उन पढ़ाई में डिस्टर्ब, वो तो फोन करके बता देंगे, तो ये बातें पता, मैं झगड़ा हुआ था। अच्छा, झगड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता। हाँ तुम्हारा हुआ था, ऐसी ऐसी बातें हुई थी, अब तुम भड़क जाओ, मम्मी बताई नहीं हमको। अरे तो क्या बताए बेटा, तुम पढ़ रहे हो, पढ़ो। ये सब छोटी मोटी बातें वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं आपको। 296 सीटों में जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो इनके पास कितने सीटें बची थी? 229। कितने सीटें बची थी? 93 देसी रियासतों में से इनके पास कितने सीटें बची थी? सुनना, महिलाओं की संख्या कितनी बची? 12 नहीं, 12 पहले से। 3 बेटा देसी यहाँ से आएंगे, देसी रियासत से। इसका मतलब है टोटल 389 में से 15 जो महिलाएं हैं वो पूरा 389 में से हैं। अगर 12 निर्वाचित हो रही हैं तो 15 में से 12 गया, बचा कितना? 3 कहाँ से आएंगे? देसी रियासत से। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इतना ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछते, लेकिन पूछे जा सकते हैं, ठीक। लिख जाइए ना, कहाँ तक हम लोग लिखे हैं? कैबिनेट मिशन का उद्देश्य। कैबिनेट मिशन के 2 उद्देश्य थे। कैबिनेट मिशन के 2 उद्देश्य थे। पहला, अंतरिम सरकार का निर्माण करना, दूसरा संविधान का निर्माण करना। संविधान का निर्माण करने के लिए, देखो अगला पॉइंट, संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया।
संविधान सभा में कुल 389 सीटों को शामिल किया गया। संविधान सभा में कुल 389 सीटों को शामिल किया गया। सीटों या सदस्यों को शामिल किया गया। 389 सदस्यों में से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, देख लो यहां पे लिखा है 389 सदस्यों में से 292 ब्रिटिश प्रांतों में से, 4 मुख्य आयुक्तों से, 292 देख लो 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 मुख्य आयुक्तों से एवं 93 देशी रियासतों से शामिल होने थे। देशी रियासतों से शामिल होने के हो गया। अब अगला पॉइंट लिखो। ब्रिटिश प्रांतों अगला पॉइंट, ब्रिटिश प्रांतों ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 292 ब्रैकेट में 292 लिखना। एवं मुख्य आयुक्तों ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 4 ब्रिटिश प्रांतों एवं मुख्य आयुक्तों के सभी सदस्यों का निर्वाचन अर्थात चुनाव के माध्यम से संविधान सभा में शामिल हुए। संविधान सभा में शामिल हुए। हो गए। अब अगला, अच्छा इसका अगला पॉइंट, इनका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किया जाना था। किस माध्यम से? आनुपातिक, नाम तो सुना होगा ना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। अब अगर इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है या अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है। अप्रत्यक्ष का मतलब तो दोनों लोग समझ ही गए होंगे। प्रत्यक्ष मतलब जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे जनता डायरेक्ट वोट करती है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। और जहाँ पे जनता खुद शामिल ना होकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वोट करवाती है, उनके प्रतिनिधि उसमें वोट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से, यानी इनडायरेक्ट। ठीक है। जैसे आप लोग देखेंगे कि जो ब्लॉक प्रमुख का गांव के माध्यम, देखो प्रधानी का चुनाव है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। और बीडीसी का चुनाव है उसमें हम लोग प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन जो हमने बीडीसी चुना है वही बीडीसी ब्लॉक प्रमुख को वोट करेगा। यानी ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में कोई भी जनता, आम जनता डायरेक्ट शामिल नहीं होगी। जिला पंचायत में हम लोग डायरेक्ट करते हैं। जिला पंचायत सदस्य में, जिला पंचायत सदस्य अपना अध्यक्ष चुनते हैं अपने से, यानी कि
अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ अध्यक्षों का चुनाव होता है। जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। प्रधान का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष रूप से। बीडीसी का चुनाव कैसा होता है? वार्ड मेंबर का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष रूप से। और ये जो बीडीसी वाले हैं ये ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं, या ब्लॉक का प्रमुख का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से बीडीसी वाले करते हैं। नहीं, बीडीसी को हमने चुना, बीडीसी वाले कौन को चुने? ऐसे ही राष्ट्रपति का भी होता है, विधायक और सांसदों के माध्यम से क्या किया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति चुनाव में हम लोग भाग लेते हैं? नहीं लेते। तो उनका कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। और उनका भी अनुपातिक होता है। कैसा होता है? अच्छा ये देखो, तुम्हारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सांसदों या विधायकों की सीटों की संख्या कैसी है? जनसंख्या के अनुपात में कैसी है? उत्तर प्रदेश में कितने? अच्छा बताओ, जिसका आएगा वो हाथ खड़ा करेगा, बोलेगा नहीं। कितने उत्तर प्रदेश में कितने संसदीय सीटें हैं या कितने सांसद की सीटें हैं? 89 कितने कोई बताएगा? 82। कितने कितने सीटें हैं? 80। कितने सीटें? 80 सीटें है ना। सांसदों की संख्या, सांसद जो पार्लियामेंट में जाते हैं 80 है ना। हाँ? अच्छा विधायक वालों को बताओ। 403। बैठ जाओ। 403 किसी भी प्रांत के या किसी भी राज्य के विधायकों की संख्या है उत्तर प्रदेश के अलावा, कहीं किसी का नहीं। 80 सीटें सांसदों के यहाँ पे हैं। अरे चुनाव होना थोड़ा देखा। 403 सीटें, अगल बगल कोई नजर नहीं आता उत्तर प्रदेश के विधायकों की लिस्ट में। क्यों? जनसंख्या के अनुपात में। यानी हमारी जनसंख्या ज़्यादा है तो हमारे यहाँ विधायकों और सांसदों की संख्या। महाराष्ट्र में 48 ही है, हमारे यहाँ ये। कहीं कहीं नागालैंड ऐसी जगहों पर 1 सीटें हैं राज्यों के पास, सांसदों की 1 सीटें हैं। और राज्यसभा से तो लोग गायब भी हो गए हैं बहुत जगहों से। तो इसका मतलब कैसा है? जैसा जनसंख्या उसी अनुपात में सीटों की संख्या। तो यहाँ पे भी अनुपात में, यानी जनसंख्या के अनुपात में सीटों को बंटवारा किया गया। अब वो जनसंख्या का अनुपात कितना था? 10 लाख पर 110। 10 लाख पर क्यों? क्यों अनुपातिक या ऐसा रखा गया? ऐसा इसलिए रखा गया क्योंकि अगर मान लो कि जब अभी बात होगी संविधान के लिए, आजादी के लिए, तो सिख भी कहेंगे, क्या कहेंगे? कि हमारा भी स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान था। अगर ऐसा न होता, अनुपातिक की जगह दूसरा प्रणाली रखा जाता, तो हो सकता है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे वो शामिल न हो पाते। हो सकता है सिख धर्म के या जो और भी धर्म के लोग थे वो शामिल न हो पाते। कहाँ न हो पाते? संविधान लिखने में। जब संविधान लिखने में आप शामिल नहीं होगे तो आपका संविधान में योगदान क्या है ये कहा जा सकता है? किसके? बड़े समुदायों के द्वारा, बड़े धर्म के द्वारा, बड़े जातियों के द्वारा, कि हमारा तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तुम्हारा योगदान क्या है? यही अनुपात में, यानी कि सभी अनुपातिक में क्या किया गया? अब 10 लाख जनसंख्या में ना, अब 10 लाख जनसंख्या में हिंदू मुस्लिम बंटवारा थोड़ी हो रहा है। ये 10 लाख जनसंख्या है इलाहाबाद की, मान लो तो 10 लाख में 1 सीटें होंगी। अब इसमें हिंदू भी शामिल है, इसमें सिख भी शामिल, इसमें बौद्ध भी शामिल है, सभी लोग शामिल हैं। यानी कोई ये बात में न कहे कि नहीं तुम्हारा संविधान लिखने में कोई योगदान नहीं है। उसी गर्व के साथ सिख भी बोले, उसी गर्व के साथ मुस्लिम बोले, उसी गर्व के साथ हिंदू बोले, उसी गर्व के साथ सामान्य कास्ट के लोग बोले, उसी गर्व के साथ शेड्यूल कास्ट के भी लोग बोले कि हाँ हमारा भी योगदान संविधान के निर्माण में है। इसीलिए क्या किया? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाया गया। अप्रत्यक्ष रूप से करवाने का कारण तो ये था कि
हमारे पास समय ज़्यादा नहीं था और प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाने में अभी जनता उतनी जागरूक भी नहीं थी और खर्चा भी ज़्यादा लगता है, यानी समय ज़्यादा लगता, खर्चा भी ज़्यादा लगता और जनता उतनी मैच्योर नहीं। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया, ये वाला सिस्टम रखा गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो आगे लिखे लिखो। 296 निर्वाचित सदस्यों में से 296 निर्वाचित सदस्यों में से 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, तथा 15 स्वतंत्र एवं अन्य दलों से शामिल हुए। अन्य दलों से शामिल हुए तो 296 निर्वाचित हुए। 296 निर्वाचित सदस्यों में से 208 कांग्रेस से, 73 मुस्लिम लीग से और 7 मैंने कहा ये छोटी दलों से और 8 क्या थे स्वतंत्र एवं इंडिपेंडेंट। इसे तुम लोग बाद में पेज में छोड़ देना, बाद में लिख देना। ठीक है, इसे मिटाएंगे नहीं, इसे तुम लोग लिख लेना आराम से। तो ये हो गए क्लियर संविधान सभा। अब होता है क्या, संविधान की बैठक। संविधान की तो सर संविधान की बैठक हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर एक बार फिर से चर्चा हो जाए। पढ़ाई जितनी बार रिवीजन हो उतना ही मजा आता है, उतना ही कॉन्फिडेंस। आँख बंद करके मत मारना, लेकिन आँख खोल कर जरूर मार देना, यही है ऑप्शन। इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ा था, इतने में मैं 2 क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ ना संविधान कैबिनेट मिशन पे। कैबिनेट मिशन में 2 क्लास ले चुका, इतने में लोग स्वतंत्रता करवा देते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप लोग पढ़ें, सिर्फ फॉर्मेलिटी न करें, क्योंकि मुझे सैलरी तो नहीं मिलना है। और लोग सोचते हैं कि क्या किया जाए, पढ़ा कर चला जाए, जैसे पढ़ा के बता के चले जाते, इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं करते। लेकिन ये गलती या ये हिमाकत मैं करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ बच्चों को कभी गलत चीज़ें न दिया जाए, थोड़ा दिया जाए, अच्छा दिया जाए। अरे पाउडर वाला दूध देने से अच्छा है सुच्चा वाला पावा कर दो। हाँ, 1 लीटर क्या करोगे देकर, 1 पाव दो, लेकिन पीने के बाद वो स्वस्थ रहे। तो जब भी 2-4 साल 10 साल में कभी भी अगर तुम लोग को एनालिसिस होगा कि नहीं हिस्ट्री किसी पढ़ना चाहिए, तो कम से कम मेरा जिक्र तो आना चाहिए ना दिमाग में। मैं इसलिए पढ़ाता हूँ नहीं आप लोग साथ में अन्याय ना हो, और मैं अगर मेरी गलत आदत पड़ जाएगी तो आज गलत आदत है तो कल और मजबूत हो जाएगा। आज सही आदत है तो कल और सही में मजबूत हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों को गलत शिक्षा दूंगा तो मेरे बाल बच्चे भी क्या होंगे, गलत परवरिश में जाएंगे। ठीक है, लोग ये समझते नहीं है कि आज तुम दूसरे के बच्चों के साथ गलत कर रहे हो तो कल तुम्हारे बच्चों के साथ भी गलत होगा कि नहीं होगा। बस इसीलिए बेटा मैं पढ़ाता हूँ और उम्मीद करता हूँ तुम लोग भी थोड़ा सा पढ़ कर आ जाएगा, जिससे मेरा जो मन दिल टूटे नहीं। ठीक है, चलो